आप सबका हमारे चैनल एचएन अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के थ्रू नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के क्वेश्चंस को देख रहे थे, जो कि पिछले वर्ष एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के सीरीज के थ्रू मैं चैप्टर को कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें पहले के एग्जामिनेशन में मैंने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल के क्वेश्चन को टारगेट करते हुए नंबर सिस्टम को किया है। आज बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में अलजेब्रा में नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डील करते हुए मैं आपको चैप्टर एनालिसिस करके बताऊंगा। देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन चाहे किसी भी लेवल का हो, इंटर स्तरीय हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सब में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछते। हाँ, कहीं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, कहीं थोड़े ट्रिकी होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन अगर आप लोग कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। लेकिन हाँ, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहिए। देखिए, उसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन, यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे? क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आप। 1 से 100 तक के बीच अगर हम लोग 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें 3 हम कितनी बार लिखेंगे, बस यही पूछा गया है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 1 से लेके अगर 10 तक हम लोग लिखते हैं तो उसके बीच में 3 कितनी बार आएगा? एक बार। आप समझ पाएंगे कि 3 सिर्फ एक बार आएगा। 3 लिख दिया मैंने 1 से 10 के बीच में। फिर 10 से 20 के बीच में देखिए तो 10 से 20 के बीच में क्या आएगा? 13। और कोई ऐसा अंक नहीं है जिसमें 3 आता हो। फिर 20 से लेके 30 के बीच में आप देखिए तो 20 से 30 के बीच में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 23 और 30 आता है, क्योंकि 23 में भी 3 है और 30 में भी 3 है। 30 तक हमने सोच लिया। अब 30 से 40, 31 से 40 के बीच में, यही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये 31 से 40 वाला टर्म, इसे ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। पहले 31 से लेकर 39 तक मैं टोटल डिजिट्स लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ इसमें टोटल कितने 3 है ना। आप लोग भी समझ सकते हैं, ये कोई टफ चीज नहीं है। 30 तक हमने कर लिया था। 39 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वैसे दिख रहा है, लेकिन ये 33 हाईलाइटेड है। इस 33 को आपको समझना पड़ेगा, इसमें टोटल 2 3 आ रहे हैं, है ना, 2 3 आ रहे हैं। और बाकी 31 से लेके 39 तक तो हो गया। हमने 40 तक देख लिया। 40 से 50 तक अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 43 है जिसमें 3 आ रहा है। फिर 53 ऐसा अंक है जिसमें 3 आ रहा है। फिर 70 तक अगर आप चलेंगे तो 63 है। 80 तक चलेंगे तो 73 है। 90 तक चलेंगे तो 83, और लास्ट अगर 100 तक चलने की बात करें तो उसमें 93 है। सिर्फ इतने ही अंक है जिसमें आपको 3 देखने के लिए मिलेगा, जो डिजिट 1 से लेके 100 तक के बीच का है। तो देख लीजिए टोटल कितने 3 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हमारे वैसे हो गए। अब इस वाले टर्म को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे तो 9 हुआ, लेकिन इसमें 2 3 है तो इसे हम लोग 2 बार काउंट करेंगे। तो 8 और ये 2 टोटल कितने हो गए? 10, यानी 10 + 10, यानी टोटल कितना हो गया? 20। मतलब 1 से लेके 100 तक की सीरीज की बात करें तो इसमें 3 टोटल 20 बार आया है। देखिए, अलजेब्रा या नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन है काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कोई फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं होती है, कुछ नहीं, बस आपका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और आप क्वेश्चन इजिली कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम एग्जाम बीपीएससी के एग्जाम में आया है, बीपीएससी असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में, और ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आसान भी है। जो दिया गया है हम पहले वो चीजें लिखेंगे। ये दिया गया है और दूसरी बात ये दी गई है। ये 2 चीज हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, दिया गया है कि a + b = 2c है, वो हमने लिख दिया। और दिया हुआ है कि c + d = 2a है, वो हमने लिख दिया। और फिर पूछा गया कि अगर ऐसा है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, हमें वो निकालना है ना। तो देखिए, थोड़ा सा सोच के देखते हैं। ऑप्शन पहले, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन देखो कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि इन ऑप्शंस में से ही एक आंसर है हमारा पहला ऑप्शन पे अगर आप गौर करें तो a + c = b + d है, यानी कि a c एक साथ है, b d एक साथ है। यहाँ भी a c एक साथ है और d अलग है। a d एक साथ है, b c एक साथ है, और a + c एक साथ है 2b। मतलब कि a और c का टर्म एक साथ है और बाकी का टर्म इधर है। मतलब कि एक इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन दोनों इक्वेशन से सॉल्व होगा, क्योंकि पहले इक्वेशन में a b की बात की जा रही है, दूसरे इक्वेशन में c d की। तो पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को
जोड़ के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे वैसे भी आप देख पा रहे होगे कि ए बी है यहाँ, और अगर दूसरे इक्वेशन से हम उठाएं तो सी और डी है यहाँ। अगर दोनों को जोड़ने की बात करें तो हम यही लिख सकते हैं, ऐसे ही ना जोड़ते हैं इक्वेशन को, इधर के टर्म को इधर के टर्म के साथ, इधर के टर्म को इधर के टर्म के साथ। हमने इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया तो यहाँ a प्लस बी की जगह a प्लस बी, सेकेंड में c प्लस डी था तो c प्लस डी, तो a प्लस बी प्लस c प्लस डी हो गया बराबर। देखिए यहाँ 2c था तो 2c, यहाँ 2a था तो 2a, तो 2c प्लस 2a हो गया। ये हमने लिख दिया इक्वेशन। अब जाहिर सी बात है, अगर एल्जेब्रिक टर्म है और ए बी का एक्सप्रेशन है और सी डी का एक्सप्रेशन है, तो ए बी किस मतलब ए का टर्म ए के टर्म के साथ, सी का टर्म सी के टर्म के साथ होगा। तो b प्लस डी की जगह b प्लस डी लिख दिया हमने। ये a यहाँ है, यहाँ भी 2a है। अगर इस प्लस वाले a को बराबर के इधर हम लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2c प्लस 2a तो यहाँ ऑलरेडी है, ये a बराबर के इधर गया तो माइनस में। अब हम c को भेजेंगे तो c माइनस में। हमने a और c को ही क्यों भेजा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हमने a को इसलिए भेजा क्योंकि यहाँ पे a का टर्म है, तभी तो हम 2a में से a को घटा पाएंगे। c को हमने इसलिए बराबर के इधर भेजा क्योंकि यहाँ c का टर्म है, तभी तो 2c में से c को घटा पाएंगे। अगर b को भेजेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि b का टर्म तो इधर है ही नहीं, तो वो टर्म भेजेंगे तो सबट्रैक्ट हो सके। अब देखिए b प्लस डी अपनी जगह पे एज इट इज जो था वो लिख दिया हमने। 2c में से आप c को घटाइए बचेगा c, 2a में से a को घटाइए बचेगा a, और पॉजिटिव बचेगा क्योंकि ज्यादा में से कम घटा रहे हैं। तो हम इस तरीके से देख पा रहे हैं कि यहाँ b प्लस डी बचा जो कि a प्लस सी के बराबर है, b प्लस डी बचा जो कि a प्लस सी के बराबर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये फुलफिल कर रहा है, बस जस्ट इसको जोड़ना था दोनों इक्वेशन को। और ये हमने दिमाग कैसे लगाया कि कैसे करेंगे, तो देखा कि 3 ऑप्शंस हमारे दिए गए जिसमें a प्लस बी, a प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस सी का टर्म है, यानी कि a और c को जोड़ने का टर्म है। तो जाहिर सी बात है a और इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ के ही हम इस टर्म को निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, ये बोर्ड मास पे है। बोर्ड मास आप लोग पढ़ चुके होंगे और बहुत लोगों को पता होगा कि अगर बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पहले हम ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो ये भी हमारा टर्म दिया गया और इसे सॉल्व करके निकालना है। देखिए ये देखने में आसान तो होता है और ये एक्चुअल में भी आसान होता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर मिस करेंगे इसका आंसर नहीं आएगा। और आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में 2 बार 3 बार बनाएंगे, इसकी वजह से आपका टाइम लॉस हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं तो थोड़ा सा वक्त लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही बनाइए। अगर आपने पहले बार में इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि पहले बार में आपने टाइम दिया, फिर दूसरे बार आप अटेम्प्ट करोगे उसमें आपका टाइम जाएगा, टाइम खराब होगा, प्लस आंसर नहीं आने की संभावना ज्यादा होती है। तो एक बार ही ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना बन जाता है, काफी इजी होता है। देखिए बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट में ये है और ये है, यानी इन दोनों का काम हम पहले करेंगे। फिर ओ मतलब ऑफ का काम होता है, यानी इसका करेंगे और उसके बाद बाकी सब सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में ये है ना, आप इसको इससे सॉल्व कीजिए। 5 से 10 कटा 2 बार में, 2 से 6 कटा 3 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ 1/4 है, प्लस यहाँ क्या बचा 3 और ये बटा में क्या बचा 4, तो 3/4 ये हो गया। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए। अब ये ब्रैकेट का काम कीजिएगा, तो ये डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये टर्म पलट जाता है। जैसे देखिए 2/3 डिवीजन बाई 1/2 है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये टर्म बदल जाता है। ये बदलता कैसे, जैसे 2/3 डिवाइड का मतलब ये डिवाइड का साइन और बटा में 1/2 है तो बटा में 1/2, तो 2/3 इंटू 2/1, क्योंकि यही डिवाइड में जब ऊपर जाता है तो पलट जाता है ना, तो 1/2 2/1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे 3/4 डिवाइडेड बाई 4/6 है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाई 6/4, 3/4 इंटू 6/4। अब आप इसको काटिए 2 से 3 बार में और 2 से ये 2 बार में, क्या आप कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो 1/2 और मल्टीप्लाई 3/4। अब हम इसका काम पहले करेंगे। आगे देखिए 1/4 प्लस ये हो गया 3/4 माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे, आप पाएंगे 9 आता है, 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पे प्लस ये कटेगा नहीं, तो 3 को 1 से 3, 4 को 2 से 8, तो 3/8 ये हमारा आ गया, ये हमने लिख दिया। अब इसको आप एलसीएम लीजिए, 4 और 8 कैल्सियम 8,
4 के पारा में 8 2 बार में, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 4 के पारा में 8 2 बार में, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, माइनस 8 के टेबल में 8 1 बार में, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस है प्लस 8 के टेबल में 8 1 बार में, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, हो गया भिन्न का जोड़। अब सॉल्व कीजिए इसको। प्लस में कौन कौन है, ये 6 प्लस में है, ये 2 प्लस में, ये 3 प्लस में है, तो 6 और 2 8, 8 और 3 आप जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और ये माइनस में, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, यानी 2/8, 2 से 8 काटिए 4 बार में, तो ये क्या आ गया 1/4, मतलब हमारा उत्तर क्या होना चाहिए 1/4। ऑप्शन में है, हाँ है। हमने एक बार में इसको सही बना दिया, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट हो क्या बनेगा, क्वेश्चन इजीली बन पाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपात में लिखा हुआ है। जो चीज अनुपात में लिखा हुआ है उसे हम लोग बटा के फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब ही बटा होता है ना, और ये भी अनुपात में है तो बटा। रेशियो मतलब बटा, यानी अपॉन। x प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 3y लिखा था, हमने इसको लिख दिया x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y, इक्वल टू था, इक्वल टू लिखा, 5:8 है तो 5/8 ये लिख दिया हमने। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, x बटा y। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इस क्वेश्चन में, इसको इधर लेके जाओ तो 8 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2y में, इसको इधर लेके जाओ तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3y में। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे 8x पाओगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16y हो गया, 5 को 2x से करो 10x हो गया, और 5 को 3 से करो 15y है तो y, ये टर्म आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जब भी ऐसे इक्वेशंस आ जाए आप समझ जाओ कि x एक साथ y एक साथ करना है। तो ये 16y, ये 15y प्लस में बराबर किधर लाइए आप, माइनस 15y, ये 10x इधर है, ये 8x को इधर लेके जाइए, माइनस में 8x। देखिए हमने क्या किया इस टर्म में, कुछ नहीं, बस यहाँ से x को एक साथ और y को एक साथ लिख दिया। 16y में से 15y घटाइए, आप पाएंगे कि 1/8 आएगा। 10x में से 8x को घटाइए 2x आएगा। अब हमें निकालना क्या है, उस चीज पे आप फोकस कीजिए, x बटा y निकालना है, तो इसी को आगे लिखिए, यानी कि यहाँ y बराबर 2x था ना, रिपीट कर दिया हमने, तो ये y को इधर भेजना पड़ेगा, ये 2 को इधर भेजना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 2 इक्वल टू किधर आएगा तो बटा में 2, ये x तो ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये y को बराबर किधर ले तो बटा में y आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन ही तो है ना, 2y इक्वल टू 2x था। देखिए x अपनी जगह पे है, y बराबर किधर आया तो इक्वल टू में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ ऊपर 1 है तो x बाई y इक्वल टू 1/2 आया, क्योंकि हमें फाइंड ही ये करना था इसलिए हम इस पे फोकस कर रहे थे। तो x बटा y का वैल्यू क्या 1/2, ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन काफी सरल होते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कि कौन से अप्रोच हम लगाएं ताकि क्वेश्चन हम बना पाए। और ये एक दिन के अभ्यास से नहीं होगा, आप डेली कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ये बोलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन है, इसे इस तरीके से सॉल्व करें। जो भी बिगनर्स है उसके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो, और मैं अपने सेशन में आप लोगों को प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो कि स्ट्राइकर हैं, यानी कि ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हैं, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप अपनी तैयारी इस तरीके से शुरू करते हो कि वही क्वेश्चन बनाते हो जो एग्जामिनर पूछता है, तो एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, पहली बात कि जो क्वेश्चन आप वही क्वेश्चन कर रहे हो जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और दूसरी आपका माइंड भी डेवलप करेगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। हमें कोई बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जो डेली क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आप उन क्वेश्चन के सीरीज को अपने एक नोटबुक में डाउन करते जाइए, और हर कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, धीरे धीरे आपका माइंड खुद डेवलप हो जाएगा, और एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, बस लगातार बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। विषम संख्या आप लोगों को पता होगा, सम संख्या होता है 2 4 6 8 10 ऐसे करते हुए, और विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से वो आगे बढ़ता है ना। विषम संख्या मतलब जो 2 से घटे वो सम संख्या, जो 2 से ना घटे वो विषम संख्या। ऑड नंबर हम लोग लिखते रहते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे करते हुए जो संख्याएं आगे आएंगी वो विषम संख्याएं होंगी। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्रथम 5 विषम संख्या, तो संख्या जहां से शुरू होता है वो 1 है, ऐसे संख्या तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है और ये खत्म होता है जाके
पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, मतलब कुछ और छोड़ नहीं अंक का, कितना भी आप लिखते रहिए वो खत्म नहीं होगा, ये तो इनफाइनाइट तक जाता है। और ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, मतलब माइनस में आप इनफाइनाइट कहीं तक जाइए वो वहां से शुरू होता है। तो संख्या का तो कोई अंत है ही नहीं वैसे, लेकिन अगर वैसे प्राकृतिक संख्या की हम बात करें तो वो 1 से और अनंत तक जाते रहती है संख्या, वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमें वही प्रथम 5 संख्या का लेना है, ना कि माइनस इनफाइनाइट से। तो खैर अगर हम संख्या की बात करें हमें क्या चाहिए, प्रथम 5 विषम। तो प्रथम 5 विषम की बात करें तो 1, 3, 5, 7 और 9 हो जाएगा। ये प्रथम 5 विषम संख्या है ना। तो इस योग इसका क्या होगा, आप जोड़ लीजिए इसको। 7, 3, 10, 9, 1, 10, 5, मतलब जोड़ दिया हमने 25 आया। 10, 10, 20, 5, 25, 25 हो गया ना टोटल। वैसे भी विषम संख्याओं को जोड़ने का एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए 1, 3, 5 ये विषम संख्या ना, अगर इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, लेकिन ये संख्या टोटल कितना है 1, 2, 3। तो जो संख्या होता है अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे ना तो विषम संख्या का सम हो जाता है वो। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। चलिए एक और कॉन्सेप्ट में आप समझ लीजिए इस चीज को एक और एग्जाम्पल के थ्रू। ये टोटल मैंने 4 विषम संख्याएं लिख दी, 4 है संख्या, तो 4 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, वो कितना हो जाता है 16। लेकिन अब इसे जोड़ के देखिए, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16 आ गया ना। मतलब जितने भी आपके डिजिट होंगे आप उसका स्क्वायर करोगे तो विषम संख्या। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि 1, 3, 5 और एंड सो ऑन करते हुए आपको दे देगा 49 तक, और पूछेगा कि 1 से लेकर 49 तक आप सम बताइए। तो आप तो वैसे जोड़ते हुए पगला जाओगे, आंसर तो आपका आएगा नहीं, है ना। तो उस सिचुएशन में आपका ये फॉर्मूला काम देगा कि जितनी संख्याएं हैं आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो आपका सम हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। हम जोड़ भी पाए तब भी 25 आया। अब थोड़ा ऑप्शन हमारा ट्रिकी है, तो बस ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। जो 25 आ रहा होगा वो हमारा उत्तर। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12, 8, 20 होता है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 20 और 15 कितना हो गया 35, यानी ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, यही तो उत्तर है। 25 आ गया। ये तो होगा नहीं, 8 दूनी 16, 16, 7, 23 होता है, ये तो होगा नहीं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, नहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डिजिट वाला। 0.64 इंटू 0.27 इंटू 16.9 अपॉन 0.09 इंटू 0.04 इंटू 1.3, और इसका वैल्यू निकालना है। सो सिंपल, ये कुछ नहीं डेसिमल का क्वेश्चन है। आप एक चीज समझ लीजिए पहले, 3.14 आप इसे क्या लिख पाओगे, आप इसे लिख पाओगे ना 314/100, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 1 और इसके बाद 2 अंक है तो 2 0। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 3/4.16 है तो आप इसे कैसे लिखते, आप इसे लिखते 3 गुना 1 पे 00/416, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटता तो 1 देते और इसके बाद 2 अंक है तो 2 0। यानी नीचे अगर पॉइंट होता है तो 0 ऊपर लगता है, ऊपर अगर पॉइंट होता है तो 0 नीचे लगता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे, 5th 6th क्लास का ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर से मैंने बता दिया, पॉइंट हटा ये इस तरीके से और यहाँ से पॉइंट हटा तो 0 ऊपर आ गया। बस उसी कॉन्सेप्ट पे हम इसे बना देंगे। देखिए, और एक चीज और है, इसको बनाने का सबसे इजी मेथड, आप डिजिट, आप पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लीजिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ कि कितने हैं। अगर बराबर होंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन कम ज्यादा होगा तो वो हम घटा लेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी 2, ये 2 4 और ये 5 है टोटल। यहाँ देखिए 2 2 4 और ये 5 है, मतलब कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं हमें। हम इसे डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, बटा 9 इंटू 4 इंटू 13, हम इसे ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 2 4 1 5 अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 2 4 1 5 अंक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 पे 5 0 और यहाँ 1 पर 5 0 देंगे और वो कट जाएगा, तो डिजिट हमारे पास यही बचेगा। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे देखिए, इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई देकर 1 और 00 देंगे ना, फिर उसी तरह इसका हटाएंगे तो फिर 100 लिखेंगे, फिर इसका हटाएंगे तो फिर 10 लिखेंगे, और सेम अगर इसका हटाएंगे तो ऊपर आप 100 लिखेंगे, इसका हटाएंगे तो ऊपर 100 लिखेंगे, इसका हटाएंगे तो ऊपर 10 लिखेंगे। तो 100 100 10 और यहाँ 100 100 10 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या सिर्फ डिजिट। तो वो डिजिट हमने डायरेक्ट लिख लिया। आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझदार होंगे, ये बातें समझ पा रहे होंगे। 13 से 169 13 बार में कटेगा,
4 से 64 16 बार में कटेगा, 9 से 27 3 बार में कटेगा। तो 16 तिया 48 होता है, 48 को 13 से गुना कीजिए, 8 तिया 24, 2 4 तिया 12 और 2 14, और यहाँ 48 हो गया। तो ये 4, 2 और 6 आप लिख पाएंगे, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 624। सो सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए बीपीएससी असिस्टेंट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, आसान आसान क्वेश्चन, बस आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है a बटा एक्स प्लस वाई बटा बी। ए बटा एक्स प्लस वाई बटा बी बराबर 1 दिया गया है, और एक बात दी गई है b बटा वाई प्लस जेड बटा सी, जेड बाई सी इक्वल टू 1, और हमें निकालना क्या है x बटा a प्लस सी बटा z का वैल्यू। यानी हमारा सारा फोकस वहां होना चाहिए जो हमें निकालना है, x बटा a हमें फाइंड करना है। तो इसमें से हम x बटा a निकालेंगे, हमें a बटा x दिया हुआ है, हम x बटा a निकालेंगे, और जो भी x बटा a का वैल्यू आएगा वो इसके नीचे लिखेंगे। और इस वाले इक्वेशन से हमें c बटा z निकालना है, यहाँ z बटा c है, c बटा z हम निकाल पाएंगे और फिर वहां लिख देंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखते रहिए, आप समझते रहिए। a बटा x बराबर 1 माइनस वाई बटा बी, हम इतना तो लिख ही सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव y बटा बी इक्वल टू किधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये a बटा एक्स इक्वल टू बी आप एलसीएम ले पाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 के टेबल में b बार में b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस वाई, है ना, इतना आ गया b माइनस वाई। ठीक, इसको ऐसे लिख दीजिए आप। अब हमें चाहिए क्या, x बटा a, मतलब इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो ऊपर हो जाएगा, और इसको हम इधर भेजेंगे तो नीचे हो जाएगा, फिर हम इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो b आप इधर भेजिए, आ गया ऊपर, और ये b माइनस बाई को इधर भेजिए, आ गया नीचे, है ना। फिर आप इसको इधर भेजिए, आ गया x ऊपर, और ये a को नीचे भेजिए, आ गया नीचे। हमें क्या चाहिए था, x बटा a। वो थोड़ा सा अभी थोड़ा कैमरा का इशू आ गया था, वो कैमरा हिल गया था, उसे हमने एडजस्ट कर लिया है वापस से। अब आप देख पा रहे होंगे, विजिबल होगा सब कुछ। देखिए फिर से, b बाई b माइनस वाई है इक्वल टू एक्स बाई ए, यहाँ तक हमने देखा था, और हमें x बाई ए निकालना था क्योंकि क्वेश्चन में x बाई ए पूछा गया था। x बाई ए हमने निकाल लिया, अब इसे यहाँ छोड़ देंगे। अगला हमें क्या चाहिए, c बटा जेड, इस इक्वेशन से c बटा जेड निकालेंगे। देखिए z बटा सी बराबर 1 माइनस b बटा वाई लिखेंगे, ये b बटा वाई बराबर के इधर हमने भेज दिया। अब इसमें देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सेम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे y माइनस b आ जाएगा, y एलसीएम ले लिया हमने। अब हमें चाहिए क्या, c बटा जेड, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये y ऊपर आ गया और ये नीचे आएगा, तो y माइनस b हो गया, ये c ऊपर चढ़ेगा, c हो गया, और ये z नीचे आएगा, तो c बटा जेड। तो देखिए c बटा जेड का वैल्यू y बटा y माइनस b हो गया ना, जो मिला वो हमने लिख दिया। अब x बटा a चाहिए ना हमें, x बटा a क्या है उसका वैल्यू वो लिख दीजिए, b बटा b माइनस वाई, b बटा b माइनस वाई। देखिए x बटा a है और यहाँ भी x बटा a है, इसका वैल्यू b बटा b माइनस वाई है, वो हमने लिख दिया। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दे दीजिए। हमें चाहिए c बटा z का वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया, क्या निकाला, y बटा c बटा z, हाँ y बटा y माइनस b, तो y बटा और y माइनस b, यही है y बटा y माइनस b, वो हमने लिख दिया। इसका वैल्यू ये आ गया। अब इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए। देखिए एलसीएम हम यहाँ पे भी b और y दिख रहा है, यहाँ पे भी b और y दिख रहा है, बस फर्क कितना दिख रहा है कि यहाँ पे b पहले है और y बाद में, यहाँ y पहले है और b बाद में। एक चीज समझिए, मैं अलग से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि 3 माइनस एक्स दिया है, ठीक है, और अगर हमें x को पहले लिखना है और 3 को बाद में, तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे ना कि ये माइनस एक्स प्लस 3 है, ठीक है। अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन निकालना चाहें इस डिजिट में से, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऐसे ही कॉमन आया तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का x। इस डिजिट में से हम बस माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, तो अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन अंदर वाला का जो है वो परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाता है। तो ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव बन गया, और ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव बन गया। तो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया और ये माइनस का 3 और प्लस का x हो गया। अगर आप वापस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 और ये माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा। मतलब वापस से यही वाला चीज हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें माइनस कॉमन निकालना था ताकि x का जो टर्म है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ पे जो है माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि हम इस तरीके से इसे लिख पाएंगे b, और यहाँ पे माइनस, देखिए
अगर यहाँ से माइनस कॉमन आता है तो ये जो प्लस का y है वो बन जाएगा माइनस का y, और ये जो माइनस का b है वो बन जाएगा प्लस का b। आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। y बटा y माइनस बी था, इस y माइनस बी में से हमने माइनस को बाहर निकाला, तो क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो इसका साइन बदल के माइनस y हो गया, ये निगेटिव था तो ये प्लस का b हो गया। अब यहाँ जो है वो सेम लिख दीजिए, b बटा b माइनस वाई इक्वल टू है, तो इक्वल टू देखिए इतना डीपली मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि आपको चीजें समझ आए, नहीं तो ये एक लाइन की क्वेश्चन होते तुरंत बन जाते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब मैं इतना लिख रहा हूँ। अब ये माइनस तो यहाँ कॉमन है ना, तो ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी b अपॉन डी माइनस वाई, और ये प्लस और माइनस मिला के मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ। फिर ये y अपॉन, देखिए ये b प्लस में और y माइनस में, तो मैं b माइनस वाई इसको तो लिख ही सकता हूँ, मैंने लिख दिया। इस चीज को फिर से समझिए, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये बाई ऊपर था, बाई ऊपर, और ये क्योंकि माइनस अब हट गया तो बचा क्या, यही बचा ना, तो ये b और ये माइनस का बाई, तो b और ये माइनस का बाई। अब आप देख पा रहे होंगे कि b बटा b माइनस वाई ये पॉजिटिव है, और ये y बटा b माइनस वाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमें b माइनस वाई एलसीएम लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, b माइनस वाई यहाँ भी, b माइनस वाई यहाँ भी, तो एलसीएम आ गया, ये दोनों मिल गया, यानी कि b माइनस वाई से b माइनस वाई, तो बचा क्या, b ओनली। यहाँ पे b माइनस वाई b माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली वाई। तो b माइनस वाई ये भी है, b माइनस वाई ये भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल बचेगा कितना, ओनली 1। एक बार में कटा है, ऑप्शन में है सी नंबर ऑप्शन में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को देख के। बस हमें x बटा a निकालना था, हमने पहला इक्वेशन से निकाल लिया, c बटा z निकालना था, दूसरे से निकाल लिया, और जो निकाला उसे हमने जोड़ दिया। प्लस माइनस का खेल था वो मैंने आपको समझा दिया। अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक दो अंकों की संख्या ऐसी है कि अंकों का गुणनफल 8 है। अंकों का गुणनफल 8 मतलब दो अंक का कोई संख्या, दो अंक की संख्या क्या हो सकती है, 36 हो सकती है, 14 हो सकता है, 34 हो सकती है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 38 हो सकता है, कुछ भी ऐसा संख्या जो दो अंक का है। ये तो दो अंकों की संख्या है ना, तो दो अंकों की संख्या कही गई, और ये कहा गया कि जो भी दो अंकों की संख्या होगी उन दोनों को अगर आपस में गुना करेंगे तो 8 आएगा। अगर हम 36 की बात करें और इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 18। 14 को बात करें तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4। इसे अगर आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12। 4 गुना 3 12 ही होगा ना। इसे गुना करेंगे तो 2, इसे गुना करेंगे तो 5। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या है, उन्हें गुना कीजिए आप आपस में तो 8 आएगा। तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए बस ये एक लाइन को सोच के कि दो अंकों की संख्या क्या हो सकती है जिसे आप गुना करोगे तो 8 आएगा। तो 8 किसका मल्टीप्लीकेशन है, या तो 2 के पहाड़ा में 2 गुना 4 8 आता है, या तो 4 के पहाड़ा में 4 गुना 2 8 आता है, यानी कि या तो 24 और या तो 42, इसके अलावा या तो 18 या तो 81। क्या आप बताओ इन चारों अंक के अलावा कोई ऐसा अंक हो सकता है दो अंक का जिसे हम गुना करेंगे तो 8 है? आप कहोगे नहीं, बस यही 4 अंक है। 2 को 4 से गुना करेंगे 8, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 1 से करेंगे 8, 8 को 1 से करेंगे 8, यही होता है ना। चलिए अभी तो हमने आधा ही क्वेश्चन देखा है, आधा और पढ़ते हैं। जब एक संख्या में, जब संख्या में यानी कि जो भी हमारा दो अंक का संख्या है वो, उसमें हम 18 जोड़ते हैं तो अंक उलट जाते हैं। जैसे देखिए अगर एक अंक आपको दिया हुआ है 12 और मैं कहूं कि इसे उलट के लिखिए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 21। अगर मैंने आपको दिया संख्या 29, बोला कि उलट के लिखो तो आप इसे उलट के क्या लिखोगे, 92। मतलब 29 है 92, ये होता है उलटने का मतलब। अब सेकंड लाइन से क्या क्लियर है कि जो भी हमें संख्या दिया गया है, हमें नहीं पता संख्या क्या है, हम मान लेते हैं कि संख्या हमारा 24 है, तो इस संख्या में अगर हम 18 जोड़ते हैं, यानी कि हमने जोड़ दिया 18, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4, हमें 42 मिलेगा ना। तो जब हम 18 जोड़ते हैं तो वो अंक आपस में उलट जाता है। तो देखिए ये पहले 24 था, 18 जोड़े तो ये उलट गया ना, 24 42 बन गया। मतलब क्या, इसका आंसर 24 ही सही होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे ये बन रहा है। आप दूसरा ऑप्शन देख के चलो, मान लो कि हम 42 ऑप्शन से उठाते हैं, 42 और 42 में अगर आप 18 जोड़ते तो आप पाएंगे कि 60 आ जाएगा जोड़ के। तो 42 को ये पलटा नहीं ना, ये उल्टा तो नहीं, अगर उलटता तो 42 को 18 जोड़ के अगर 24 आता तो ना हमारा सेकंड वाला लाइन सही होता। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है 42।
और 81 में अगर आप 18 जोड़ोगे तब तो आंसर हो ही नहीं सकता। 18 में अगर 18 जोड़ोगे तो 36 आएगा, डिजिट चेंज होगा ही नहीं। मैंने आपको बता दिया कि 24 ही एक डिजिट है जिसमें 18 जोड़ोगे तो वो पलटेगा तो 42 हो जाएगा, और पलटेगा तो उसके अंक आपस में पलट जाएंगे। तो बस इतना ही कॉन्सेप्चुअल दिमाग आपको लगाना है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जो 10th के एग्जामिनेशन में हम लोग करते थे 10x + y और फिर संख्या को पलटवाते थे तो 10y + x। उतना हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें बस कॉन्सेप्चुअल सोचना है। अच्छा 8 लाना है गुना करके तो 8 तो इन्हीं से आएगा, और यही सब भी ऑप्शन में आपको दिए गए थे। फिर अगला लाइन जो है उससे आप जस्टिफाई करवा लो कि क्या ये इसमें फुलफिल कर रहा है जो बातें कही जा रही है। अगर कर रहा है तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी जो बातें मैं कह रहा हूँ। और 1 से लेके 8 तक हमने देखा बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में जो जो क्वेश्चन आते वो सारे कंप्लीट करके अगले वीडियो में यानी कि कल के क्लास में मैं फिर किसी और इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में जो भी नंबर सिस्टम या अलजेब्रा से क्वेश्चंस आए हैं उसके साथ एक बार फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।